दोस्तों, अगर हम व्यापार जगत की बात करें तो उपनिधान की संविदा एक बेहद जरूरी संविदा है और कई ऐसे व्यापार या बिजनेस हैं जो केवल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पर ही चलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत बेलमेंट को लेकर कुछ जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के सेक्शन 148 में उपनिधान, उपनिहति और उपनिधाता को लेकर डिफाइन किया गया है, उनकी डेफिनेशन दी गई है। ध्यान रखिए, यहाँ 3 नए शब्द आए हैं, उपनिधान, उपनिहति और उपनिधाता। अभी आगे चलकर वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे और तब आपको पता चलेगा कि बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इन लोगों के क्या रोल होते हैं, कौन होते हैं। ये ध्यान से समझिए। उपनिधान यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी पर्पस या प्रयोजन के लिए माल प्रदान करना और उसकी शर्तें या तो इंपाइल्ड हो सकती हैं या फिर वो एक्सप्रेस्ड हो सकती हैं। हिंदी में इसको विवक्षित और अभिव्यक्त कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के तहत किसी व्यक्ति को कोई माल या वस्तु किसी प्रयोजन के लिए प्रदान करना होता है और जब प्रयोजन पूरा हो जाए तो वो माल या वस्तु उसके असल मालिक को वापस कर दी जाती है, या फिर अगर वो माल किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना हो तो कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई कंडीशंस के अनुसार उस माल को किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी पर्टिकुलर वस्तु या किसी चीज या किसी माल को किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को इस शर्त के साथ दे देता है कि वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए उद्देश्य या प्रयोजन को पूरा करने के बाद, उसका पूरा होने के बाद, पर्पस जो है वो पूरा होने के बाद वो माल या वस्तु उसके असल स्वामी को लौटा देगा या दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार किसी तीसरे व्यक्ति को हैंडओवर कर देगा और इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसी को बेलमेंट या उपनिधान कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण बता देता हूं जो तकरीबन हर रोज हम लोग देखते हैं। जैसे साइकिल को किसी साइकिल स्टैंड पर रख देना या फिर मोटरसाइकिल को किसी मैकेनिक को ठीक होने के लिए दे देना, मरम्मत होने के लिए देना। गहने या आभूषण किसी सुनार या किसी ज्वेलर को गोल्ड या पुराने गहने दे देना, कपड़े ड्राई क्लीनर को ड्राई क्लीन करने के लिए दे देना, धोबी को कपड़े दे देना प्रेस करने के लिए, या फिर कपड़े सिलने के लिए दर्जी को कपड़े दे देना। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको और इन सभी लेन देन या व्यवहारों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट मिलेंगे आपको जो एक कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का गठन कर देते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में माल प्रदान करने वाले व्यक्ति को उपनिधाता कहते हैं, जो अपना माल देता है रखने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में बेली कहेंगे, और जिसको माल दिया जाता है उसे उपनिहति कहते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के तहत किसी वस्तु को जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो जिसको माल दिया जाता है वो उपनिहति के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति बाध्य हो जाता है, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन में बेलमेंट के तहत एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। रेफरेंस के तौर पर एक केस है स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मेमन मोहम्मद हाजी हसन, AIR 1967, SC 1855। इस मामले में कहा गया है कि उपनिधान के लिए माल का कब्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है। ऐसे में माल का स्वामित्व अपने दाता के पास ही रहता है, केवल माल का कब्जा उपनिहति को दिया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी माल की डिलीवरी वास्तविक या प्रदर्शित हो सकती है। उपनिधाता जब माल का भौतिक कब्जा उपनिहति को दे देता है तो उसे वास्तविक परिधान कहा जाता है, लेकिन जब परिधान वास्तविक रूप से ना हो तो इसे परिलक्षित परिधान कहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 में इसको परिभाषित किया गया और बताया गया है कि उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए एक संविदा पर माल का प्रदान करना है कि जब प्रयोजन पूरा हो जाए तो वो लौटा दिया जाएगा या उसे प्रदान करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार उसको पूर्ण कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए, माल को प्रदान करने वाला उपनिधाता कहलाता है और जिसे परिधान किया गया है, जिसे माल दिया जाता है, जिसके पास माल रखा जाता है सुरक्षा करने के लिए, उसको उपनिहति कहते हैं। अब बात आती है कि किस प्रकार का परिधान किया जाता है या इस एक्ट के तहत किसी माल को सुपुर्द करने की क्या प्रोसेस है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कब्जे में परिवर्तन होना चाहिए। माल एक ओरिजिनल जो ओनर होता है उससे दूसरे को जाना चाहिए। केवल कस्टडी लेने से उपनिधान का जन्म नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक उदाहरण की सहायता से समझा जा सकता है। मान लीजिए रमेश ने अपनी कार मुकेश को बेच दी, लेकिन मुकेश रमेश को कहता है कि रमेश उस कार को 6 महीने के लिए
अपने पास ही रखे। ऐसे में परिलक्षित उपनिधान गठित हो जाता है। अब यहां पर रमेश पहले उस कार का मालिक था, लेकिन उसको मुकेश को बेच देने के बाद अब वो उपनिधाता हो गया है। रेफरेंस के तौर पर एक केस और देख लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम DDAR 1991 दिल्ली 298। इस प्रकरण में वादी ने अपना वाहन प्रतिवादी के पास पार्किंग में खड़ा कर दिया और बात हुई कि प्रतिवादी एक विशिष्ट अवधि के लिए उस वाहन की देखरेख करेगा, जिसके लिए उसने एक नियमित रसीद भी दी उसको। अब प्रतिवादी की देखरेख में खड़ा वाहन खो गया, चोरी हो गया, और इस मामले में प्रतिवादी को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। यह बात समझने की है कि दूसरे के माल को अपनी अभिरक्षा में लेने पर भी उपनिधान का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए वादी एक रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गया और एक वेटर ने उसका कोट अपनी मर्जी से ले लिया और उसके पीछे ही एक खूंटी पर टांग दिया। भोजन करने के बाद जब वो व्यक्ति चलने लगा तो पाया कि उसका कोट वहां नहीं था। उसने केस कर दिया, जाहिर सी बात है महंगा कोट होगा। तो कोर्ट ने इस मामले में यह फैसला दिया कि रेस्टोरेंट का स्वामी कोट खो जाने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उसके नौकर ने वो कोट लेकर उसका कब्जा ले लिया था और कोट रखने का स्थान भी उसने खुद चुना था, इसलिए उपनिधान का निर्माण हो चुका था। यहां एक चीज और समझने की है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कोई माल या कोई वस्तु पड़ी पाता है, जैसे रास्ते में हमें कुछ भी पड़ा मिल जाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, तो वो भी उत्तरदायित्व के अधीन आ जाता है। ध्यान रखिए, पड़ा हुआ माल प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य भी ठीक उसी तरह के होते हैं जैसे उपनिहिती के कर्तव्य होते हैं। उपनिहिती द्वारा माल को उसके असल मालिक को वापस करने को लेकर भी जरूरी प्रावधान किए गए हैं। एक केस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम शिव सिंह 1880 इलाहाबाद। काफी पुराना मामला है, जिसमें कोर्ट ने विचार व्यक्त किया कि उपनिधान के अंतर्गत उपनिधाता उपनिहिती को माल किसी विशेष प्रयोजन के लिए देता है और उस प्रयोजन के पूरा होने पर उपनिहिती उस माल को प्रदाता को वापस कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर कोई बैंक ग्राहक को अपनी सुरक्षा में कोई लॉकर देता है और ग्राहक को उसकी एक चाबी दे देता है जिसके बिना उस लॉकर को खोला नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में लॉकर में रखा गया माल ग्राहक के कब्जे में माना जाएगा और यहां उपनिधान का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर ग्राहक को दी गई चाबी के बिना भी लॉकर खोला जा सकता है तो लॉकर में रखे गए माल पर ग्राहक का कब्जा खत्म हो जाता है और लॉकर बैंक के परिसर में होने के कारण उस पर बैंक का ही कब्जा माना जाता है। ऐसे में बैंक उपनिहिती हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप लॉकर में रखा हुआ माल अगर खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसके लिए बैंक उत्तरदायी होगा। उपनिधान के निर्माण के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति को माल दिया जाता है वो वही माल उसी रूप में या परिवर्तित रूप में वापस करने के लिए दायित्वाधीन हो जाता है, और अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उपनिधान का निर्माण नहीं होगा। उदाहरण के लिए बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, रुपए जमा करते हैं, तो वो उपनिधान नहीं है, क्योंकि बैंक हमें सेम टू सेम नोट वापस नहीं कर सकता। वही नोट वापस करने के लिए बाध्य नहीं है जो नोट ग्राहक ने बैंक को दिए हैं। एक केस है KD पाटिल बनाम स्टेट ऑफ मैसूर AIR 1977 SC 1749। इस मामले में स्टेशन मास्टर की सहमति से माल रेलवे प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है, क्योंकि उस समय माल लादने के लिए डिब्बा उपलब्ध नहीं था। अब सारा माल प्लेटफॉर्म पर पड़ा था और कुछ समय बाद वहां से एक इंजन गुजरा, उसमें से कोई चिंगारी निकली और उस माल में जा गिरी, जिसके कारण माल जल गया। अब इस मामले में रेलवे कंपनी को इस हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। दोस्तों, ये था बेलमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। कल हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलीज के बारे में। नमस्कार।